पुराने मिस्र के राजा, जिन्हें फिरौन कहा जाता था, अपनी शान शौकत में बेजोड़ थे और उनके खजाने भी अतुलनीय थे। उनके खजाने में इतना सोना चांदी था कि दूसरे राजा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब मिस्र का ये शाही खजाना राजा रेमेसिस के हाथ लगा, तो वो इसे देखकर इतना हैरान हुआ कि इसकी सुरक्षा की चिंता उसे सताने लगी। उसने सबसे पहले ये आदेश दिया कि शाही खजाने की सुरक्षा के लिए महल के बराबर एक कमरा बनाया जाए। इस कमरे को बनाने के लिए उसने एक ऐसे कारीगर को चुना जो अपने काम में बहुत माहिर था। कुछ ही दिनों में कारीगर ने शाही महल के बराबर एक कमरा तैयार कर दिया, जो पूरा पत्थर का बना था। उस कमरे का केवल एक दरवाजा था, जो शाही महल में राजा के खास कमरे में खुलता था, और उसकी चाबियां केवल राजा के पास रहती थी। कमरा पूरा होते ही राजा रेमेसिस ने सारा शाही खजाना उसमें रखवा दिया। अब उसे उसकी सुरक्षा के बारे में पूरा भरोसा था। जिस कारीगर ने यह कमरा बनाया था, वो काफी बूढ़ा हो चुका था। कुछ साल बाद वो बीमार हो गया, और जब उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तो उसने अपने दोनों बेटों को खजाने के उस रहस्य के बारे में बता दिया जो अब तक उसके दिल में छुपा था। कारीगर ने अपने बेटों को बताया, शाही खजाने का एक दरवाजा तो वो है जो शाही महल में खुलता है, लेकिन मैंने उसका एक और गुप्त दरवाजा भी बनाया है, जिसे पत्थरों को एक खास तरीके से खिसकाकर खोला जा सकता है। उस दरवाजे के बारे में केवल मुझे पता है और किसी को नहीं। ये कहकर कारीगर ने शाही खजाने का नक्शा उन्हें समझाया, फिर गुप्त दरवाजा खोलने का तरीका बताया, और इसके बाद कहने लगा, मैंने ये गुप्त दरवाजा तुम्हारे लिए बनाया था। अब तुम जब चाहो खजाने में जा सकते हो और वहां से वो सब कुछ ले सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत हो। बेटों को इस रहस्य से अवगत कराने के बाद कारीगर इस दुनिया से चला गया। उसी रात उसके दोनों बेटे खजाने के कमरे के पास उस जगह गए जिसके बारे में उनके पिता ने उन्हें बताया था, और जब उन्होंने पिता द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार पत्थरों को खिसकाया तो दीवार में एक दरवाजा बन गया। उनके सामने सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। वे कुछ देर हैरानी से सोने चांदी के उन ढेरों को देखते रहे, और फिर कुछ हीरे, सोना और कीमती कपड़ों के कुछ थान लेकर बाहर आ गए। उन्होंने पिता द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार दोबारा पत्थर खिसकाए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पहले जैसी हो गई। इसके बाद वे हर तीसरे चौथे दिन आकर शाही खजाने पर हाथ साफ करने लगे। वे बहुत खुश थे कि उनका पिता उन्हें एक ऐसा तरीका बता गया है जिससे बिना मेहनत किए वे ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। कारीगर के बेटों की इन हरकतों को ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक दिन राजा रेमेसिस खजाने का निरीक्षण करने आया। एक नजर देखते ही उसे अनुमान हो गया कि खजाने में से कुछ सोना और दूसरी कीमती चीजें गायब है। वो बहुत हैरान हुआ। खजाने का केवल एक ही दरवाजा था जो शाही महल में खुलता था, और उस दरवाजे की चाबियां खुद उसके पास रहती थी। राजा रेमेसिस सारा दिन यही सोचता रहा कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने खजाने में लोहे का एक फंदा लगवा दिया। यह फंदा उन बक्सों के बीच लगाया गया था जिनमें कीमती हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के और बर्तन रखे हुए थे। अगली बार जब रेमेसिस शाही खजाने का निरीक्षण करने आया तो उसने देखा कि फंदे में एक आदमी फंसा हुआ है। वो खुशी खुशी आगे बढ़ा कि उसकी तरकीब सफल रही है, मगर जब वो फंदे के पास आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि फंदे में फंसा हुआ आदमी जिंदा नहीं, मुर्दा है। यही नहीं, उसका सिर भी गायब है, और सिर गायब होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। हुआ ये था कि कारीगर के बेटे एक रात शाही खजाने में घुसे तो बड़ा बेटा सीधा उन बक्सों की तरफ बढ़ा जिनके बीच फंदा लगा हुआ था, और इस तरह वो फंदे में फंस गया। उसके छोटे भाई ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बड़े भाई ने यह देखा तो छोटे से कहने लगा, प्यारे भाई,
ऐसा लगता है कि राजा को खजाने की चोरी का पता चल गया है, तभी उसने ये फंदा लगाया है। अब मैं तो बदनसीब से फंस गया हूं, लेकिन तुम अपनी जान बचाने की चिंता करो। छोटे भाई ने कहा, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? बड़े भाई ने कहा, मूर्ख मत बनो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मौत मेरी नियति बन चुकी है, चाहे यहां आए या फांसी के फंदे पर। लेकिन अगर मैं राजा के हाथ लग गया तो उसके सिपाही मारकर मुझसे सब कुछ उगलवा लेंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरा सिर काटकर ले जाओ। इस तरह राजा को पता नहीं चल सकेगा कि फंदे में फंसा हुआ शख्स कौन है, और तुम बच जाओगे। छोटे भाई का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने आखिरकार उसे मना ही लिया। बेमन से उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े भाई का सिर काटा और उसे एक कपड़े में लपेटकर वापस आ गया। मां ने अपने बेटे का सिर देखा तो रोने पीटने लगी। छोटे भाई ने उसे समझाते हुए कहा कि रोने पीटने के बजाय धैर्य और हिम्मत से काम लो, वरना जो अंजाम मेरे बड़े भाई का हुआ है वही मेरा भी हो सकता है। मां दिल पर पत्थर रखकर चुप हो गई। राजा रेमेसिस सोच भी नहीं सकता था कि चोर इतना चालाक होगा और उसकी तरकीब को ऐसे नाकाम कर देगा। वो हर कीमत पर उसका सुराग लगाना चाहता था। इसलिए उसने आदेश दिया कि सिर कटी लाश को शाही महल के बाहर लटका दिया जाए। उसने उस लाश के चारों ओर कुछ सिपाही पहरे के लिए खड़े कर दिए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि लाश के पास से गुजरने वाले हर शख्स पर नजर रखें, और जो शख्स उसके पास रोता पीटता या मातम करता हुआ पाया जाए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लें। उस समय के मिस्र के लोगों का विश्वास था कि जब तक किसी शख्स की मौत की रस्में पूरी नहीं कर दी जाती तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए राजा को यकीन था कि सिर कटी लाश के वारिस उसे हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। राजा ने ठीक ही सोचा था। मां को जब यह खबर मिली कि उसके बड़े बेटे की सिर कटी लाश शाही महल के बाहर लटकी हुई है, तो उसने अपने बेटे से कहा कि वो अपने भाई की लाश वहां से ले आए ताकि उसे रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया जा सके। ये सुनकर वो परेशान हो गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि लाश को हासिल करने की कोशिश करना मौत को दावत देना है, लेकिन मां अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने धमकी दी कि अगर तुम अपने बड़े भाई की लाश नहीं लाओगे तो मैं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मां की इस धमकी के आगे छोटे भाई ने हथियार डाल दिए। सिर कटी लाश को शाही महल के बाहर लटके हुए कई दिन बीत गए थे। पहरेदार उसके पास से गुजरने वाले हर शख्स को बड़े गौर से देखते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया था जो रोता पीटता, मातम करता और उसके पास से गुजरा हो। दूसरे दिन एक युवक 2 गधों को हाँकता हुआ वहां से गुजरा। गधों पर पानी की कुछ मशक लदी हुई थी। वो गधों को लेकर लोगों के उस झुंड के पास से गुजरा जो सिर कटी लाश का तमाशा देख रहा था, तो एक गधे पर लदी हुई पानी की एक मशक का मुंह खुल गया और पानी बह निकला। युवक उस मशक का मुंह बांध ही रहा था कि दूसरे गधे पर लदी हुई मशक का मुंह भी खुल गया। युवक पहली मशक को छोड़कर दूसरे की तरफ दौड़ा। इस आपाधापी में सारी मशकें खुल गई और वहां नदी सी बहने लगी। लोग जो सिर कटी लाश को देख रहे थे उनको एक और मजा हाथ आ गया और वे युवक से हमदर्दी करने के बजाय हंसते और ठाके लगाते हुए चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगे। युवक पहले तो पानी के इस तरह बर्बाद होने पर मुंह लटकाए खड़ा रहा, फिर वो भी दूसरे लोगों की तरह हंसने और ठाके लगाने लगा। उसकी सारी मशकें खाली हो गई थी, केवल एक मशक बची थी। उसने वो मशक उन सिपाहियों को दे दी जो लाश के पास पहरा दे रहे थे। सिपाही सुबह से भूखे प्यासे थे। वे लालची की तरह मशक पर टूट पड़े और देखते ही देखते उसे खाली कर दिया। ये बात केवल उस युवक को ही मालूम थी कि पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई है। रात का समय हुआ तो हर तरफ शांति छा गई। केवल लाश के पास सिपाहियों के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। युवक पहले ही से इस मौके की तलाश में था।
उसने रस्सियां काटकर लाश उतारी और उसे गधे पर लाद कर चला गया। अगली सुबह रेमेसिस को यह खबर मिली कि महल के बाहर जो सिर कटी लाश लटकाई गई थी उसे कोई उतार कर ले गया है और सारे पहरेदार बेहोश पड़े हैं। तो उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया, मगर इस गुस्से की हालत में भी वो मन ही मन उस शख्स की चालाकी की तारीफ कर रहा था जो सिपाहियों को बेहोश करके लाश वहां से ले गया था। अब राजा सोच रहा था कि उस चालाक शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जाए। कई दिनों तक वो इसी उधेड़बुन में रहा, मगर कोई तरकीब दिमाग में नहीं आई। आखिर उसकी बेटी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। राजा रेमेसिस की बेटी सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। उसकी सलाह राजा को पसंद आ गई। दूसरे दिन राजा की तरफ से सारे देश में ऐलान करवा दिया गया कि हम अपने देश के युवकों को आमंत्रित करते हैं कि वे शाही महल में आएं और राजकुमारी को अपने अपने कारनामों की कहानी सुनाएं। जिस युवक का कारनामा राजकुमारी को पसंद आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा रेमेसिस को उम्मीद थी कि इनाम के लालच में दूसरे युवकों के अलावा वो युवक भी राजकुमारी के पास आएगा जो लाश चुराकर ले गया था, और इस तरह खजाने की चोरी के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। उसने राजकुमारी के कमरे के बाहर बरामदे में कुछ सिपाही बिठा दिए थे और उन्हें आदेश दे दिया था कि जैसे ही राजकुमारी चीख मारे वे कमरे में घुसकर राजकुमारी के पास बैठे हुए युवक को गिरफ्तार कर लें। बहुत से युवक राजकुमारी को अपने अपने कारनामों की कहानियां सुनाने आए। राजकुमारी उनकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता, चालाकी और होशियारी की कहानियां सुनती और उन्हें वापस भेज देती, क्योंकि उसे उन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन शाम को एक युवक शाही महल में आया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, मेरी कहानी बहुत दिलचस्प और हैरान करने वाली है। अगर आप इससे पूरा आनंद उठाना चाहती हैं तो सारी बत्तियां बुझवा दें। राजकुमारी ने कमरे की सारी बत्तियां बुझवा दी और युवक ने अपना कारनामा बताना शुरू किया। मैंने अपने बड़े भाई के साथ गुप्त दरवाजे से घुसकर शाही खजाने से सोना, चांदी और दूसरी चीजें चुराई थी। जब मेरा भाई खजाने में लगाए हुए फंदे में फंस गया तो मैं उसका सिर काट कर ले गया और फिर मैं ही शाही महल के बाहर से उसकी लाश उतार कर ले गया था। राजकुमारी ने एक चीख मारी। ये बरामदे में छिपे हुए सिपाहियों के लिए इशारा था। उसी के साथ ही राजकुमारी ने युवक का हाथ सख्ती से पकड़ लिया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे युवक का हाथ बहुत सख्त और ठंडा है। सिपाही तुरंत कमरे में आए तो राजकुमारी के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। उसने लकड़ी का बना हुआ हाथ पकड़ रखा था और युवक खिड़की से कूदकर भाग गया था। राजा रेमेसिस को जब ये बात मालूम हुई तो वो हैरान रह गया। ये शख्स तो उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चालाक निकला। उसकी दिलेरी ने रेमेसिस के दिल पर ऐसा असर किया कि वो ये जानने के लिए बेताब हो गया कि इस असाधारण बुद्धिमत्ता और चालाकी का मालिक युवक कौन है। दूसरे दिन उसने सारे देश में एक ऐलान करवा दिया। उस ऐलान के जरिए उस युवक को माफ कर दिया गया जिसने शाही खजाने में चोरी की थी और फिर लाश भी उठाकर ले गया था। उसके साथ ये भी कहा गया था कि अगर वो शख्स राजा के सामने पेश हो जाए तो उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान के कुछ दिन बाद वो युवक शाही महल में आया और राजा रेमेसिस से मुलाकात की प्रार्थना की। जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो उसने सम्मान से झुककर प्रणाम किया और सारी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। राजा रेमेसिस ने खुश होकर कहा, मिस्र के लोग दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम है, लेकिन बेशक ये युवक पूरे मिस्र में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और फिर उसने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी कारीगर के उस बेटे के साथ कर